नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट के एक जज साहब ने बात करते समय एक मुकदमे को सुनते समय गीता और मनुस्मृति की चर्चा कर दी कि ओरली ही, लेकिन साहब उसका क्रिटिसिज्म उनको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि भारत में गीता की चर्चा करना, भाई उसके लिए तो भारत सेकुलर कंट्री है। ऐसा लोग कहेंगे कि सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है गीता का ज्ञान यहाँ पर बता रहे हो आप, जज साहब हैं, आपको तो सेकुलर होना चाहिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा आपको मतलब संविधान में लिखी हुई है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर से जब मनुस्मृति की चर्चा कर दी तो मनुस्मृति की चर्चा तो ऑनरेबल जस्टिस समीर दवे को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। मामला दूसरा था। हालांकि मेरा मानना यह है कि गीता की जो चर्चा है या फिर जो मनुस्मृति की चर्चा है वो अनावश्यक नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि गीता मनुस्मृति की जिसको गहराई से जानकारी हो उसको ही करना चाहिए। संदर्भ बात सही हो, संदर्भ अगर गलत है या वहाँ पर जो मौका है वो गलत है या सही स्थान पर नहीं का, तो फिर क्रिटिसिज्म होना स्वाभाविक है। लेकिन वो क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कि क्रिटिसिज्म इसलिए कि दोनों का मेल नहीं खा रहा है, क्रिटिसिज्म इसलिए कि आपने मनुस्मृति की चर्चा क्यों कर दी, आपने गीता की चर्चा क्यों कर दी, और गीता और मनुस्मृति की जो आपने चर्चा की तो फिर सेकुलर कंट्री कहाँ रह गए, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है। और ये सब मामला सही, ऑर्डर उनका सही था, बिल्कुल सही था, उसकी रीजनिंग भी सही है। ऑर्डर ये था कि एक 7 महीने की बच्ची है, माइनर है, और उसके बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए, मतलब उस बच्चे को जो पहला बच्चा है उसकी डिलीवरी करवाने के लिए कोर्ट में जाया गया कि भाई इसका जो 7 महीने की प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, अनुमति दे दी जाए। क्योंकि भारतवर्ष में जो कानून है, कानून के हिसाब से एक पार्टिकुलर समय और एंशियंट जो आपके लिटरेचर हैं उनके अनुसार जीव पड़ जाता है पेट में, जो है वो बच्चा जब आता है तो उसकी गोद भराई होती है। गोद भराई होती है कि मतलब उसका अस्तित्व तो हम मान लेते हैं, उसका अस्तित्व। और कानून भी जब हम सेक्शन 312, 13, 14 की तरफ बात करते हैं आईपीसी की, तो वो भी ये मानकर चलता है कि एक पार्टिकुलर टाइम हम उसको ऑन एन एवरेज 3 महीने 3.5 महीने मानते हैं। और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी ऐसी चर्चा है। इसके बाद जैसे ही शरीर पूरा होता है बच्चे का, उसके बाद उसमें प्राण आ जाता है। तो फिर हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आईपीसी में, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं क्विकिंग। क्विकिंग का मतलब होता है जब बच्चे ने अंदर क्विकिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि बच्चे ने हलचल पेट के अंदर मचानी शुरू कर दी। जब बच्चे ने पेट के अंदर हलचल मचानी शुरू कर दी तो स्टेटस बदल जाता है, और उस बच्चे को जानबूझकर अगर गिराया जाए, टर्मिनेट किया जाए, तो वो उतनी ही सजा का दायी होता है। उसकी माँ या परिवार वाला या डॉक्टर जो भी है जिसने ज़बरदस्ती ऐसा किया है बिना किसी कारण के, तो वो उतना ही दोषी माना जाता है जितना कि मर्डर के केस में, कल्पेबल होमिसाइड के केस में दोषी माना जाता है। इसलिए जो क्विकिंग के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना या फिर एबॉर्शन करना, ये अपराध माना गया है जब तक कि माँ को बचाने की स्थिति ना हो। यानी कि माँ अगर मर रही हो, ऐसा अनुमान हो कि माँ मर जाएगी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में बच्चे को गिराना आवश्यक है। दोनों की जहाँ पर बात आएगी, जच्चा और बच्चा, तो फिर हम कहते हैं कि जच्चा को बचाना आवश्यक है, बच्चा एक बार जा सकता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति ना हो, दोनों स्वस्थ हों, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को गिराने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान है ही नहीं। और अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है तो सजा के प्रावधान है, मिसकैरेज नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्ची 16 वर्ष की है, और 16 वर्ष की बच्ची के पेट में 7 महीने का एक बच्चा है। वो कोर्ट में, उसके पिता कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ये कहते हैं कि साहब ये रेप सर्वाइवर है, इसका रेप किया गया था, रेप के बाद ये बच्चा ठहर गया है, बच्ची 16 वर्ष की है, 7 वर्ष की प्रेगनेंसी है, इसका बच्चा गिराने की अनुमति दे दी जाए। पिता का अपना मानना है कि भाई बिना शादी के उसके बच्चा है पेट में, रेप की विक्टिम है वो। कोर्ट ने जब, जैसे मैंने कहा कि कानूनन आप गिरा नहीं सकते, और हम कोर्ट में जब आईपीसी मानते हैं तो 15 वर्ष के ऊपर फिर हम अलाउ भी कर देते हैं। अगर 15 वर्ष के ऊपर सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है पति पत्नी के बीच में, तो फिर हम उसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानते। यहाँ पर लड़की
पति पत्नी नहीं है, रेप का कैंडिडेट है। अगर शादीशुदा होती तो हम इसको चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न एक्ट के तहत एक्शन तो लेते जिन्होंने शादी करवाई है, लेकिन इस बच्चे को ये जो पति है इसका वो रेप के कैटेगरी में नहीं लाते थे। अभी हम धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, 18 वर्ष तक उसको लेकर गए हैं, लेकिन ये आईपीसी अभी भी 15 वर्ष की बात करती है। यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो 16 वर्ष की लड़की है इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती कि नहीं की जा सकती, तो कानून अगर मैं बात कहूँ तो टर्मिनेट नहीं की जा सकती। सामाजिक स्थिति में टर्मिनेट की जानी चाहिए, समाज के अंदर दूसरा मैसेज जाता है, लेकिन कानूनन टर्मिनेशन नहीं हो सकता। कोर्ट ने भी इसमें अनुमति नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने जब इसकी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप अपनी माँ अम्मा दादी से पूछना जाके कि शादी पहले 14-15 वर्ष में हो जाती थी, 17 वर्ष की आयु में बच्चे हो जाते थे। तो फिर ये जब आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले हो सकता था, तो अभी ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले 14 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1975 से पहले शादी 1975 और 1978 का चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न एक्ट को हमने संशोधन किया है, इंदिरा गांधी ने उस समय किया था। उससे पहले 15 और 18 वर्ष शादी की आयु होती थी, लड़की की आयु 15 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष होती थी। हमने बढ़ाकर उसको 18-21 कर दिया, बाद में दोनों की 21 कर दिया। ये मोदी सरकार की बात है। तो फिर जब उस समय शादी की आयु ही 15 वर्ष थी तो फिर बच्चे तो हो सकते थे, क्योंकि 16-17 में बच्चे हो जाते थे। ये बात उन्होंने ध्यान दिलाई और ध्यान दिलाकर उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति की यहाँ पर चर्चा कर दी ऑनरेबल जस्टिस समीर दवे ने। और मनुस्मृति की चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि स्थित प्रज्ञा, जो स्थिति प्रज्ञा है उसको, ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्थिति प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता के अनुसार लोगों को आलोचना को इग्नोर करना चाहिए और जो उसको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। अब देखिए कि जो आपको भगवत गीता, इन्होंने कहा कि भगवत गीता ये कहती है कि आपको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, आपको अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म किसी भी तरह से आपको ओढ़ना नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब यहाँ पर, क्रिटिसिज्म से उनका मतलब है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अप्रिशिएट तो फिर आपको क्रिटिसिज्म की चिंता क्यों होनी चाहिए, ये मतलब उनका कहने का ये था। पिता ने कहा कि साहब बदनामी हो रही है, ये हो रही है, तो उन्होंने भगवत गीता बता दी। और भगवत गीता में उन्होंने कहा कि भगवत गीता ये कहती है कि भाई किसी को आलोचना से समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, यहाँ तक कि आलोचना को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि भविष्य का वो सही हो। दूसरा, उन्होंने मनुस्मृति की चर्चा कर डाली और मनुस्मृति की चर्चा करते समय उन्होंने ये और थोड़ा सा बोल दिया। तो मेरा मानना था कि कानूनन जो आज का मौजूदा कानून है, उस कानून में भी इस बात की चर्चा है कि प्रेगनेंसी इस एज पर टर्मिनेट नहीं की जा सकती जब तक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर डॉक्टर खुद कर देगा, और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं तो फिर 15 वर्ष से ऊपर की जो 3.5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी को फिर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तभी उसी हालत में किया जा सकता है जब बच्ची की आयु इतनी कम हो या उसका शरीर इतना कमज़ोर हो कि बच्ची उसको झेल नहीं पाएगी और बच्ची की जान पर खतरा है। अभी 16 वर्ष की बच्ची है, 16 वर्ष से ऊपर की, इसलिए उसकी जान पर ऐसा कोई खतरा है नहीं। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं वो कुछ उसमें कुछ ऐसी बात दिखाई नहीं देती। इसलिए इस मामले में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भाई टर्मिनेशन से बदनामी होगी, वो बच्चा रखने से बदनामी होगी। और बदनामी का चिंता मत करिए, आज समाज बदल चुका है, हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं और समाज पूर्ण रूप से कहीं कुछ दूसरी तरफ चला गया है। हालांकि जो एक्यूज्ड है, जो रेपिस्ट है, वो जेल में है, इस समय मोरबी जेल में बंद है और मुकदमा उसके ऊपर हो चुका है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम भगवत गीता को कोट कर रहे हैं, जब हम मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, जब हम स्थिति प्रज्ञा की बात कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सामने क्रिटिसिज्म से उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्रिटिसिज्म के आधार पर हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो फिर ब्ला 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 ब्ला। लेकिन साहब इस पर क्रिटिसिज्म होना स्वाभाविक था, क्योंकि गीता की बात आप करेंगे या तो कुरान की बात करते हैं, गीता की बात करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म होगा। अगर आप गीता के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर बात
जस्टिफाई करें। हालांकि लिखित ऑर्डर में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में जिस समय सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के समय पर ही पिता को कन्विंस करने के उद्देश्य से ये सारी बातें कही, क्योंकि पिता हिंदू है। तो हिंदुओं को कैसे कन्विंस किया जाए, उसके लिए उन्होंने भगवत गीता और मनुस्मृति की बात कही। जैसे मैंने कहा कि रीजनिंग मस्ट बी अटैच टू द ऑर्डर। रीजनिंग जो उन्होंने दी वो ओरल दी, ऑर्डर जो निश्चित रूप से किया होगा वो ऑर्डर तो पीछे से जो जो कानून है वो करता है। लेकिन भाई लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हो गई और दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। गीता की बात कोर्ट के अंदर कर दी, ये बड़ी बड़ी समस्या है। मेरा मानना है कि गीता और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कानून, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, जो ऐसा कहा जाता है जो कुछ भी महाभारत में नहीं है वो कहीं है ही नहीं। इनका कोडिंग होनी ही चाहिए। स्वदेशीकरण तभी होगा, स्वतंत्र की बात हम तभी कर सकते हैं जब हम हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को सही परिप्रेक्ष्य में हम इन अपने ऑर्डर्स, जजमेंट या कोई कारण बता रहे हैं या कोई नोटिफिकेशन कर रहे हैं या सरकार कोई ऑर्डर कर रही है या हम पार्लियामेंट में कोई कानून पास कर रहे हैं, उनमें उनकी चर्चा होनी ही चाहिए। अगर उनकी चर्चा है तो फिर मुझे लगता है हमारी अगली पीढ़ी जो पढ़ा लिखा समाज है वो उसको अडॉप्ट करता है और उसके पीछे के जस्टिफिकेशन को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप एक आध कोई जैसा वैसा कह देते हैं या बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म का पार्ट बनते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।